बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह आपने जो व्लॉग देखा उसमें सिद्दीक जान आपको हसन निसार साहब के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं वॉक करता हूँ और वॉक करने के दौरान बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ की और उनके इस कदम को सराहा कि उन्होंने हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं किया और आईनी तरामीम पर फौरी तौर पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों इनकार किया और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों फ़ेल हो गया। आखिर पूरी रियासती मशीनरी, हुकूमती जमातें, हुकूमत के इत्तेहादी और दीगर लोग सारे मिलकर भी मौलाना फजल रहमान को राज़ी क्यों नहीं कर सके। ये एक सवाल तो है ना कि आखिर क्या हुआ। मौलाना क्या उसूलों पर डट गए थे, कुछ और वजूहात थीं, क्या हुआ, मसला क्या हो गया था, किससे गलती हुई, क्या जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी उनसे गलती हो गई। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बात क्यों नहीं उनको मनाया जा सका, हुआ क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है। ज़रा कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और कुछ एनालिसिस देते हैं, कुछ ख़बरें आपको देते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको राज़ी करने और मनाने का एक तरीक़ाकार तय किया गया था। तरीक़ाकार ये तय किया गया था कि ये बात मंजर आम पर आने से पहले या आइनी तरामीम पेश होने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया जाएगा और उन पर सारा इसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। आमतौर पे होता ही ये है, आप देख रहे थे पिछले दिनों हुकूमत ने लगाया हुआ था कि नहीं जी नहीं, हमारे पास तो नंबर ही पूरा नहीं है। क्या कह रहे थे आज़म नज़ीर तारड़, हमारे पास तो नंबर ही पूरा नहीं जी, हमने कहाँ से ये तरामीम लेकर आनी है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, हमारे पास तो नंबर ही पूरा नहीं है जी, हमने कहाँ से तरामीम लेकर आनी है। दरअसल ये नज़र का धोखा था, ये तवज्जो बटाने की कोशिश थी। और ताश के पत्तों में अगर आपके पास खेलते हुए होता है ना कि जब आपके बड़े पत्ते लग जाएं तो आप ऐसे ही तासुर ये देते हैं, एक्सप्रेशन ये देते हैं कि भाई आपके पास तो पत्ते ही अच्छे नहीं लगे, और फिर आप अचानक से यक्का मारते हैं और आप बाजी पलट देते हैं। तो मामला ये है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। राना सनाउल्लाह और आज़म तारड़ की कोशिश ये थी कि अवाम को धोखे में रखा जाए और कहें नहीं जी नहीं, हम कहाँ से जुडिशल पैकेज ला सकते हैं, हमारे पास तो नंबर ही पूरा नहीं है। लेकिन दरअसल इनको जिम्मेदारी ये मिली थी और इनको ये कहा गया था कि इन्होंने चुपचाप मौलाना को राज़ी करना है और मौलाना के साथ सारे मामला को तय करना है, और जो चीज़ें डिस्कस करने की हैं या मौलाना को मनाने की हैं वो चुप करके पहले, यानी एक मुसवदे पर जो है वो कंसेंसस पहले खामोशी से डेवलप कर लेना है, और जैसे ही ये मामला मंजर आम पर आए तब तक जो है वो सब चीज़ें तय हो गई हों। यानी जैसे मीडिया को भनक पड़ेगी, जैसे ही पब्लिक को पता चलेगा, तब तक मौलाना के साथ चीज़ें तय पा गई होंगी, सारे मामला हल हो गए होंगे। ये जिम्मेदारी दो शख्सियात की लगाई गई थी। एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, जाहिर है उनकी इसलिए लगाई गई होगी क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसको लीड कर रहे थे, इस पूरे आइनी तरामीम के पैकेज को। उन्होंने इसको इनिशिएट किया था या उनके थ्रू ये इनिशिएट हुआ था, और वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, तो वो इसको एक तो हेड कर रहे थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी लगाई गई। और दूसरा जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी लगाई गई। अब ज़ाहिर है अलामती तौर पर मोहसिन नकवी साहब का नाम डालना मौलाना को ये पैगाम देना था कि मौलाना आप इस सारे मामले को संजीदा लें, क्योंकि इस मामले को मोहसिन नकवी साहब अगर देख रहे हैं तो फिर आप समझ जाएँ कि ये इसके पीछे कौन है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब को तासुर देना मकसूद था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आज़म तारड़ और मोहसिन नकवी ये दोनों मिलकर इस सारे प्रोजेक्ट को राजदारी के साथ मुकम्मल नहीं कर पाए और ये भांडा फूट गया। तो कहा यह जाता है कि जी इन दोनों की नातजरबाकारी की वजह से ऐसा हुआ, इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसको किस राजदारी के साथ, किस खामोशी के साथ पाया तक मिल तक पहुंचाना था, और मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज करते ही मीडिया को पता चल गया। हालांकि ये काम खामोशी से करने का था, पब्लिक में आने का नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने मौलाना फजल रहमान को इंगेज किया, बात निकल गई, मीडिया को पता चल गई, और जैसे ही मीडिया को पता चल गई तो हुकूमत की और तमाम फरीकैन की ये मजबूरी हो गई कि अब इसको फटाफट 2-3 दिन के अंदर अंदर मंजूर कराएं और इजलास बुलाएं ताकि इस मामले को ज़्यादा लटकाना ना पड़े और ये लटके ना मामला। तो बुनियादी तौर पर जो पहली बात है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ इस प्रोजेक्ट में नाकाम रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में उनकी जो नाकामी है वो इसलिए हुई है कि उन्होंने इस सारे मामले को मिस हैंडल किया, और उनसे ये तय हुआ था कि उन्होंने इसको राजदारी के साथ करना है, इंतहाई खामोशी के साथ करना है, लेकिन वो इसको खामोशी के साथ पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। बात निकल गई, और जब निकल गई तो फिर बिगड़ गई। बात निकल जाने का मतलब बात बिगड़ जाना ही था, और फिर बात बिगड़ गई, फिर मामला हैंडल नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने मौलाना को संजीदा नहीं लिया। मौलाना को क्यों संजीदा नहीं लिया, या हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि मौलाना साथ हैं हमारे, और मौलाना साथ हैं, रोज़ खबरें लग रही थी ना, अंसार अब्बासी की खबर भी लगी थी, मौलाना जी साथ है, नंबर पूरा हो गया। रोज़ अखबारात में खबरें लगवाई जा रही थी ना कि जी नंबर पूरा, हुकूमत ने नंबर पूरा कर लिया। इंतहाई बावसूख ज़रा से पता चल गया है कि नंबर पूरा हो गया है, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई है, नंबर पूरे हैं।
और ये बिल टेबल हो रहा है। हफ्ते को ये प्लान था हुकूमत का कि इसको बिल को पेश किया जाएगा, आईनी तरमीम पेश की जाएंगी, और जुम्मे की रात को बैरिस्टर अकील मलिक शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम्स में आकर कह रहे थे कि जी देखिएगा आप पता चलेगा कि कल 41 बंदे जो पीटीआई के वो इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं, वो आज़ाद हैं। तो कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि जी मौलाना फजल रहमान तो बिगड़ ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल हमारे साथ हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों था हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस इसलिए था कि हुकूमत को लगता था कि भाई मौलाना को मनाना जिनकी जिम्मेदारी है, जो इस सारे मामले के पीछे हैं, वो खुद ही मौलाना को मना लेंगे। जब मोहसिन नकवी साहब को लगाया हुआ है तो फिर उनकी मौलाना की क्या इनकार करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा मसला ही नहीं है, मौलाना को मना कर लाना हमारा मसला नहीं है, जिनका मसला है वो खुद ही मौलाना को मना लेंगे। बुनियादी तौर पर हुकूमत को बहुत कॉन्फिडेंस था कि मौलाना को मना लिया जाएगा, बारों बार मौलाना को मना लिया जाएगा और मौलाना हमें मने मनाए मिलेंगे। हुकूमत को लगता था कि मौलाना हमें मने मनाए मिलेंगे, यानी जिसने करना है वो कर करा के हमें फ़ोन करेगा, कहेगा जी ठीक है करें, पेश करें, मौलाना के साथ बातचीत हो गई है। तो हुकूमत ने ये किसी और के सर पर डाला हुआ था और उनको लगता था कि जी वो खुद ही कर लेंगे और हमारी तो ये हमारा तो सरदर्दी नहीं है, हमारा तो मसला ही नहीं है। ये उस वक्त तक जब तक मौलाना जो है जी हफ्ते तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो हुकूमत को लगता था कि भाई ये तो बस ये हुआ, मौलाना फजल रहमान ने तो इनकार करना नहीं है, या शायद उनको वहाँ से इशारा मिल गया था कि ऐसा है। तो इसलिए हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को सीरियस ही नहीं लिया। संजीदा ना लेने से क्या हुआ कि जो हुआ फिर वो आपके सामने है। अच्छा, अब इसमें एक और बात यह है कि मौलाना के बिगड़ने की कई वजूहात भी हैं, कई वजूहात हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। एक वजह यह भी है कि मौलाना के दिल में खलिश भी बाकी मौजूद है। खलिश क्या है? पुरानी खलिश मौजूद है। और एक बात तो ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से नून लीग ने यह तय किया था कि हमने इनको अपने साथ हुकूमत में शामिल नहीं करना, इलेक्शन से पहले तय कर लिया था। मैं कैसे इतने यकीन से कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने 23 जनवरी 2024 यानी इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, मैंने 23 जनवरी को आपको ये खबर दी थी, व्लॉग मैंने किया था और उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त देख लें और फिर मैं आपको उसका क्लिप भी दिखा देता हूँ। मैंने उसमें ये कहा था कि जी हुकूमत ने अपनी मीटिंग्स में ये तय कर लिया है, मीटिंग्स में तय हुआ है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेना, उनको अपने साथ इत्तेहादी नहीं बनाना। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि क्यों हुकूमत उनको अपना इत्तेहादी नहीं बनाना चाहती। और फिर राना सनाउल्लाह ने के ज़रिए हुकूमत ने उन्हें भी पैगाम दिया था जो ये सारी हुकूमत साजी का प्लान कर रहे थे और जिन्होंने यकीन दहानी कराई थी, जो चीज़ें तय कर रहे थे, हाँ जी आपकी कैबिनेट क्या होगी, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, हम आपको बता रहे थे ना उस वक्त, आपको याद होगा, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, इलेक्शन से पहले मैंने आपको बता दिया था। जो जहाँ पर और कौन वज़ीर आला होगा आपको याद होगा, मैंने ट्वीट 3 दिन पहले कर दी थी कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनेंगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और नवाज़ शरीफ बस पैटर्न चीफ होंगे। ट्वीट मेरी मौजूद है। तो ये खबरें हम आपको दे रहे थे, तो जाहिर है जब दे रहे थे तो कुछ चीज़ें चल रही थी। तो हुकूमत ने, नून लीग ने राना सनाउल्लाह के ज़रिए उन्हें भी ये पैगाम दिया था कि भाई ये खुदा के लिए जो भी आप फार्मूला बना रहे हैं उसमें मौलाना फजल रहमान को हमारे साथ शामिल ना करना। अच्छा, जो मैंने उस वक्त वीलॉग किया था, ज़रा इसका एक छोटा सा क्लिप आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने उस वक्त 23 जनवरी 2024 को क्या कहा था मौलाना के मुतालिक नून लीग। फिर मैं बताता हूँ मैं ये पॉइंट क्यों इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिए। ये अब खबर यह है कि नून लीग ने अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस बात का बाकायदा इसको डिस्कस किया फजल रहमान साहब को कि उनके साथ क्या करना चाहिए और आइंदा जो इत्तेहाद बनाने के हवाले से ऑप्शंस पे गौर हो रहा था कि किन किन सियासी जमातों के साथ के इत्तेहाद बन सकता है। उस इत्तेहाद के ऑप्शंस में मौलाना फजल रहमान को शामिल नहीं किया और पूरी उनकी कोशिश यह है कि फजल रहमान को हुकूमत में इत्तेहादी के तौर पर शामिल ना करना पड़े। अगर नंबर पूरा हो रहा होगा तो याद रखिए मौलाना फजल रहमान को नून लीग शामिल नहीं करेगी, ये बात आप मेरी नोट कर लें। हाँ, अगर मजबूरी हो गई, नंबर ही पूरा ना हुआ तो किया जा सकता है, लेकिन फजल रहमान साहब को वैसे तो खैर उनके पास पता नहीं सीटें अब 2 आती हैं या 3 आती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फजल रहमान के साथ इत्तेहाद के ऑप्शन पर नून लीग नहीं जाएगी अनटिल अनलेस की बहुत ही मजबूरी हो जाए। और दूसरी बात इसमें यह है क्यों नहीं जाएगी, उसकी वजह यह है कि नून लीग ये समझती है कि फजल रहमान की पार्टी और फजल रहमान के मिनिस्टर इतनी करप्शन करते हैं कि हमारे लिए भी उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अभी जो वजारत मौलाना फजल रहमान साहब ने ले रखी थी उनके बारे में शोहरत यही है पीडीएम की हुकूमत में कि भाई इन्होंने तो अंधी मचा दी। तो इस बात को नून लीग ने अपनी इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस किया है कि फजल रहमान से की जो करप्शन है या जो उनकी पार्टी गदर मचाती है उसका सारा मलबा हमारे ऊपर आएगा,
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा नहीं, और इसका जो मलबा है वो हमारे ऊपर गिरेगा और हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो फजल रहमान की पार्टी से इत्तेहाद न किया जाए तो बेहतर है, ये नून लीग ने अपने तौर पर अपनी मीटिंग्स में। अच्छा, अब ये मैंने खबर दी थी आपको 23 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से कम 15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया कि नून लीग ने तय कर लिया है कि मौलाना फजल रहमान को हमने ऑन बोर्ड नहीं लेना। और फिर क्या हुआ, हुकूमत जब बनी, चाहे उनका पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर नंबर पूरा हो गया था, लेकिन वो ये कर सकते थे ना कि मौलाना फजल रहमान को कहते कि आइए जी, मुल्क के वसी तर मफाद में आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन और हम भी आपको भी वजारत देते हैं, लेकिन नहीं दी। मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने मनाने की कोशिश ही नहीं की, अपने साथ शामिल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये पहले से तय कर लिया था कि मौलाना फजल रहमान को हमने अपने साथ शामिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं, नून लीग समझती है कि मौलाना फजल रहमान के लोग या मौलाना फजल रहमान की पार्टी बहुत करप्शन करती है। इनके बेटे को जब वजीर बनाया गया था, उन्होंने बहुत करप्शन किया हुकूमत को, नून लीग को ये लगता था, इसलिए मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लाया ही नहीं गया। तो ये बात जो मैंने बता दी थी आपको 23 जनवरी को, क्या ये बात मौलाना के इल्म में नहीं आई होगी? क्या मौलाना को पता नहीं लगा होगा कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों हमें अपने साथ शामिल नहीं कर रहे? और जब राना सनाउल्लाह ने जाकर वहाँ कहा था कि भाई आप जो भी हुकूमत बना रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, उसमें मौलाना को ना रखिएगा हमारे साथ, ये मेहरबानी कीजिएगा, तो ये बात क्या मौलाना को पता नहीं चली होगी? तो मौलाना को जब ये पता चली होगी और 6-8 महीने उन्होंने इसी कर्ब में गुजारे हैं कि नून लीग ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, आज नून लीग उनके पास पहुँच गई है कि मौलाना साहब आप बड़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप ज़ीरक हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप आइए हमारे साथ। तो अब मौलाना फजल रहमान के लिए इतना आसान नहीं है अपनी कदूरतों को मिटाना जो उनके दिल में खलिश मौजूद है नून लीग के हवाले से। तो एक ये बेचैनी परेशानी मौलाना के दिल में पहले से है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से पहले सदर बनने की ख्वाहिश लेकर नवाज शरीफ के पास आए थे, और नवाज शरीफ के पास जब ख्वाहिश लेकर आए थे और कहा था कि जी सदर के हवाले से आपने क्या सोचा है, नवाज शरीफ ने उनको हरी झंडी दिखा दी थी और कहा था कि जी ये तो देखें ना, इलेक्शन होंगे, नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा। यानी कोई उनको आश्रय ही नहीं दिया कि हाँ बिल्कुल मौलाना साहब आप भी बड़े हैं, आप भी सीनियर हैं, हमारे साथ एक लंबे अरसे से तहादी चले आ रहे हैं, हम आपको सदर बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेंगे, देखेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नून लीग ने कही नहीं, बल्कि कोल्ड शोल्डर दिया और कहा कि जी हम तो जो है वो इस पर, ये तो मौलाना साहब ये तो फिर इलेक्शन के बाद ही बात हो सकती है। यानी झंडी दिखा दी और मौलाना को सख्त मायूसी के आलम में वापस लौटना पड़ा। ये खबरें भी उस वक्त हमने आपको दी थी कि इस तरह की एक मीटिंग हुई है और मौलाना फजल रहमान ने सदारत की बात की है, लेकिन नून लीग ने कहा है कि जी नून लीग ने उनको कोई उम्मीद नहीं दिलाई। तो ये सारी बातें मौलाना के दिल में खलिश के तौर पर मौजूद हैं। आज जब आप उनसे वोट मांगने गए हैं तो जाहिर है मौलाना के दिल में वो पुरानी बातें ज़रूर आई होंगी कि भाई मेरे साथ माजी में तो ये यूं करते रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी एक मसला आप देखिए कि जब सेकंड ईयर लीडरशिप जा रही है, या चलिए प्राइम मिनिस्टर भी चले गए हैं एक दफ़ा मिलने के लिए मौलाना फजल रहमान से, लेकिन नवाज शरीफ नहीं जा रहे। नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको आईनी तरमीम हासिल करने के लिए नहीं गए। और यानी सबसे बड़े तो नवाज शरीफ ही हैं ना। नवाज शरीफ अगर खुद गए हों चल के मौलाना के घर, वैसे तो एक दफ़ा इलेक्शन के बाद गए थे मिलने के लिए, रस्म अदा करने के लिए वो गए थे। तो जब वो रस्म अदा करने के लिए गए थे तो मौलाना ने उसको कहा भी था कि आप सारे ओहदे बांटने के बाद अब मेरे पास क्या लेने आए हैं? सब आपने गवर्नर भी बांट दिया, सब दे दिए, सेनेटर्स भी बांट दिया, अब मेरे पास क्या लेने के लिए आए हैं? आप क्या मुझे देने के लिए आपके पास है क्या? नवाज शरीफ अपना समूह लेकर वापस आ गए थे। अब नवाज शरीफ मिलने के लिए मौलाना फजल रहमान से नहीं गए, बावजूद इसके कि ये संडे को इस्लामाबाद में थे नवाज शरीफ संडे को इस्लामाबाद में थे, सारा दिन बैठे रहे, लेकिन उनसे मिलने के लिए वो नहीं गए। जा सकते थे, 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं है, जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक वजह तो ये हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही आईनी तरामीम में दिलचस्पी रखते ही नहीं है। वो कहते हैं यार तुम्हारा मसला है, तुम निबड़ो, मुझे क्या है, आईनी तरमीम हो या ना हो, मेरा इससे क्या लेना देना। हो सकता है नवाज शरीफ इन आईनी तरमीम से पूरी तरह से मुत्तफिकी ना हो और समझते हों कि यार ये जो है वो एक ऐसी चीज़ हो रही है जो नून लीग की ख्वाहिश पर तो नहीं हो रही, तो जब नून लीग की ख्वाहिश पर नहीं हो रही तो फिर हम क्यों करें। और वैसे भी हुकूमत साल बाद ख़त्म हो जाए या 5 साल चले, नवाज शरीफ को इससे क्या इंटरेस्ट है? नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म ही नहीं है, उनकी मर्ज़ी की हुकूमत ही नहीं है, उनकी मर्ज़ी से चल भी नहीं रही और डिलीवर भी नहीं कर रही, तो नवाज शरीफ साहब को इस हुकूमत में ऐसा लगता है कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा ऐसा लगता है कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लिया है और अब वो सियासत में ही दिलचस्पी नहीं ले रहे।
और वो कहते हैं बस ठीक है मैंने बन गया हूँ, सीट है, सीट नहीं छोड़नी चाहिए, बस ठीक है चुप करके अपना वक्त गुजारो। लेकिन सियासत में से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर लिया। या फिर वो खुद शर्मिंदा है कि मौलाना फजल रहमान से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, या उस वक्त जब मौका आया था उनको साथ हुकूमत में शामिल करना था वो नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने एक वक्त में, और जब मौलाना के पास गए थे तो मौलाना ने उनको शर्मिंदा भी किया था। तो हो सकता है नवाज शरीफ के ज़हन में ये बातें हों कि जब ये सारा कुछ हुआ है तो मौलाना फजल रहमान साहब को उस वक्त मैं कुछ नहीं दे सका, तो अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ इसलिए मौलाना को मिलने ना गए हों। और ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत में उन्होंने अपना अमली किरदार बहुत महदूद कर दिया और या ख़त्म कर दिया। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से नहीं मिलने के लिए गए तो मौलाना ने इसको भी गौर नोट किया होगा कि भाई ये बाकियों को भेजी जा रहे हैं और लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को खुद आना चाहिए था। मेरा कद काट ये है कि नवाज शरीफ मेरे पास खुद आते, उनको खुद आना चाहिए था और वो खुद नहीं आए। तो ऐन मुमकिन है ये बात भी एक मौलाना के पेश नज़र हो। अच्छा, अब हुआ यह है, नई सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब ये मौलाना को मनाने की ज़िम्मेदारी एक नई शख्सियत को दे दी है। खुद उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया कि भाई हमसे तो मौलाना नहीं मानते, हमसे तो नहीं मान पाए। अब एक और शख्स की जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप मौलाना को आराम कीजिए, जो देना है उनको दें, जो हमारी तरफ से देना है, जो अपनी तरफ से देना है। वो नई शख्सियत हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। शहबाज शरीफ ने बिलावल को जिम्मेदारी दे दी है कि जी आप हमारे बिहाफ पर जाएं, उनसे डील करें, जो वो मांगते हैं उनको दें। अब जाहिर है वैसे भी वो सबसे बड़ी चीज़ जो मांग सकते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर है और वो पीपल्स पार्टी ही उन्हें दे सकती है। तो खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर और उसके अलावा 2 सेनेटर्स वो मांग रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है नून लीग भी अपना रोल प्ले करेगी, और कुछ और चीज़ें वो मांग रहे हैं, कुछ और ओहदे मांग रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ ने बिलावल से कहा कि हमारे बिहाफ पर आप उनसे जाकर कमिट कर लें और आप उनके साथ डील करें, हमसे तो वो नाराज़ मालूम होते हैं, आप उनको मना लें, आप उनके साथ डील करें। तो अब तय ये पाया है कि मौलाना और बिलावल, और यानी मौलाना की कानूनी टीम और बिलावल की कानूनी टीम मिलकर एक मुसव्वदा बनाएगी और वो मुसव्वदा फिर वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि इन चीज़ों पर मौलाना ने इत्तफाक कर लिया है, इन चीज़ों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से इसको प्रोसीड करने और अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा एक अटैम्प्ट करने का मनसूबा बनाया गया है कि हम इसको अगले 15 दिन में वज़ीर-ए-आज़म वैसे भी बाहर जा रहे हैं, तो बिलावल जो हैं उनको ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि इस महीने के आखिर तक इसको करें और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसको पेश किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि अब मौलाना के पेश नज़र एक और चीज़ भी है और वो है अवामी जज्बात। जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया था, मैंने शुरू में कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके बारे में अब एक राय पैदा हो रही है या लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली है कि जी मौलाना बहुत अच्छा इकदाम किया है और अवामी दबाव उनके ऊपर अब मौजूद है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इस वक्त हुकूमत की आईनी तरामीम का साथ देने का मतलब अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देना है। ये इदराक मौलाना को मौजूद है, ये एहसास है कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोग किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। और पीटीआई की शायद इस वक्त जिम्मेदारी यह है कि मौलाना को एहसास दिलाते रहें कि मौलाना अवाम एक साइड पर खड़े हैं, अवाम इन तरामीम के साथ नहीं है, अवाम बहुत नाराज़ होंगे। और आज सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा, यानी एक पीटीआई का सबसे बड़ा कद है इस लिहाज से, तजर्बे सियासत और ओहदे के लिहाज से एक सबसे बड़ा एक वो है कद है, और दूसरा सलमान राजा जो आइनी उमूर के माहिर भी हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो इनको जो है वो मौलाना के पास भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की बड़ी अच्छी मूव है और इनको जहाँ पर कानूनी मुसव्वदे पर बात करनी चाहिए वहीं पर उन्हें सियासी तौर पर भी मौलाना को बताना चाहिए कि आपका सियासी तौर पर इसमें बहुत नुकसान है। आप देखें ना, आज मौलाना अगर हुकूमत के साथ तरामीम में चले जाते हैं तो डीजल के नारे दोबारा लगना शुरू हो जाएंगे, पूरी दुनिया में थू थू होने लगेगी, मौलाना फजल रहमान को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, हर तरफ से उन पर बौछार होने लगेगी तनकीद की। तो मौलाना के हिस्से में क्या आएगा? तो ये सूरत हाल है जी मौलाना फजल रहमान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आई होप कि मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सामने रख दिया होगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी एक ये तज्ज़िया और सारी सूरत हाल पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।